कक्षा 11th के लिए। इसमें हमने बताया था कि अभी इनिशियल हम लोग को पढ़ना है एंशिएंट, प्राचीन, और यही हम लोग देखे थे पूरे सिलेबस, जिसमें आज के क्लास में तेजी से हम लोग को देखना है 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईस्वी तक की कहानी, और उसी में लेखन कला और शहरी जीवन। यहाँ पर थोड़ा सा भार पड़ेगा, लेकिन फिर यहाँ से धीरे धीरे इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा, फिर धीरे धीरे आसान लगने लगेगा। शुरुआत का फेज थोड़ा सा भार लगेगा। चलिए, तो अभी हम लोग देखे थे 6 लाख से 1 ईस्वी पूर्व में मानचित्र। आप सभी बच्चे को याद है कि सबसे पहले मानव कहां से शुरू हुआ? अफ्रीका महादेश। हम लोग पूरे कंसेप्ट जो लेके चल रहे हैं वो विकासवादी सिद्धांत की धार्मिक, विकासवादी सिद्धांत कौन दिए? चार्ल्स डार्विन। उसी के आधार पर हम लोग पूरे सिस्टम को देखेंगे कि मानव धीरे धीरे बंदर के रूप से डेवलप करते चला गया। इसी में आपको बताया था, तेजी से याद करो, सबसे पहले मनुष्य पाषाण का मतलब क्या है? पत्थर। इसी का उपयोग किया और इसका नाम क्या था? पाषाण काल। पाषाण काल को हम लोगों ने देखा कि 3 भागों में बांटे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। सबसे पहले मानव ने खोज किया पूरा पाषाण काल में किसका? आग का। सबसे इंपॉर्टेंट है, आग का खोज कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। इस काल में जब मध्य पाषाण काल आया तो हम लोगों को याद है कि इस समय मानव 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट किया। एक था पशुपालन, मध्य पाषाण काल में पशुपालन है, और दूसरा था इनके माइक्रोलिथ्स, पत्थर के आकार छोटा होना। यहाँ पे आते आते ब्लेड नुमा पत्थर हो जाएगा नव पाषाण। जब ब्लेड नुमा पत्थर हो जाएगा तो मनुष्य अब दूर तक जाने लगेगा, और उस समय भारत में, बिहार तक में लोग, छपरा में एक जगह मिलेगा चिरांद, नव पाषाण काल में लोग वहां तक है, कारण ब्लेड नुमा पत्थर है, कहीं से भी अब लोग मूवेबल ड्यूटी शुरू हो गया। इस समय मैदानी भाग में लोग प्रवेश करना शुरू करेंगे। इस समय आपको याद होगा पहिया का खोज हुआ, कृषि का खोज हुआ, मनुष्य स्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया। इसी समय हम लोगों ने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट, लोग स्थायी जीवन कहां के किनारे जीना शुरू किए? नदी किनारे। नदी किनारे ही क्यों बस रहे थे? नदी में कृषि के लिए अब इस समय पानी मिल रहा है। आवागमन, उस समय कोई गाड़ी वैसा इंजन वाला तो खोज है नहीं। इस समय अब आवागमन के लिए सबसे बढ़िया साधन नाव है जो पानी के सहारे है, और इसीलिए इस समय कृषि, आवागमन सभी सुविधा होने के कारण जितने भी प्राचीन संस्कृति सब किसके किनारे? नदी घाटी। और नदी घाटी के किनारे ही हम लोग पुराने क्लास में देखे कि विश्व में भारत कहता है कि सबसे पुरानी सभ्यता हमारी है हड़प्पा सभ्यता। उसी समय चीन कहता है कि हमारे यहाँ है हवांगो नदी के किनारे चीन की सभ्यता। मिस्र कहता है नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, ये मिस्र की सभ्यता है। इस समय यूनान का एक बहुत छोटा सा एक द्वीप है, और इसी द्वीप पर एक सभ्यता है जिसका नाम था क्रीट की सभ्यता। देखो, क्रीट सभ्यता के लोग जो है उन लोग भी बहुत अच्छी भविष्यवाणी करते थे। और क्रीट सभ्यता किस देश का पार्ट है? यूनान का। इस समय जो अभी का ईरान है, उस जगह पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता यहाँ पर डेवलप हुआ, और इसी सभ्यता का नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। हम लोगों को पूरा इस लेसन में मेसोपोटामिया के बारे में डिटेल पढ़ना है, हल्का अन्य सभी की भी जानकारी लेनी है। तो ये आपको पहले वर्ल्ड का, आप भाग्यशाली हो कि जिस समय वर्ल्ड में सबसे पुराने लोग की सभ्यताएं शहर बसाए हैं, भारत भी उसमें से एक। इस सौभाग्य सबको नहीं है, देखो उधर सब पूरा ब्लैंक। तो भारत की भी सभ्यताएं वर्ल्ड के इनके समय पैरेलल रहा है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मेसोपोटामिया के साथ व्यापार चला। आपको धीरे धीरे जब हड़प्पा पढ़ोगे तो ये पढ़ा रहेगा तो इसके गहराई स्तर बढ़ेगा। जैसे तुमको हम बताएंगे, मेसोपोटामिया में सभ्यता में एक जगह था अक्कद। अब अक्कद के एक शासक थे सरगौन। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ दिलमन, माकन और मेलुहा के व्यापारी लंगर डालते हैं। हम लोग विश्व बाजार में पढ़े। अब जो लड़का अक्कद ही नहीं जान रहा है तो वो कैसे यहाँ से हड़प्पा से लिंक जोड़ पाए? इसीलिए तुमको ये पढ़ने से इन दोनों का समझ और बढ़िया विकसित हो। तो अभी हम लोग इसमें धीरे धीरे फास्ट चलेंगे। शुरुआत का तेजी से क्रम चले। सबसे पहले आग का खोज, मानव का सबसे पहले निवास, सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेक्स की हड्डी, इस सब कहां मिला? अफ्रीका। मानव के जन्म स्थान कहा जाए किस महादेश को? अफ्रीका। तो ये सबसे पुराना है। अफ्रीका के बाद एशिया, एशिया के बाद यूरोप। ये तीनों ही फेज में आग का खोज मानव का अलग अलग समय रहा। डेट बहुत रखने की जरूरत नहीं थी, पिछले दिन समझा चुके थे। अब इस समय गुफा में चित्रकारी शुरू हो गए। बोलो, गुफा में चित्रकारी शुरू होंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण। बताए थे आपको कि मनुष्य समझदार बन गया है तो चित्रकारी शुरू है, और ये सारे फेज हमारा क्या है? पूरा पाषाण काल। और वर्ल्ड के जो सबसे इंपॉर्टेंट चित्रकारी है 27,500 ईस्वी पूर्व अफ्रीका महादेश में गुफा के अंदर चित्र बना हुआ मिलता है। उस समय फ्रांस और स्पेन में भी, इसी पैरेलल में यूरोप में भी चित्र बना हुआ मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यह पूछा जाएगा, भारत का सबसे पुराना गुफा चित्रकारी भीमबेटका है। यह भी 25,500 ईस्वी पूर्व है, और किस काल का? पूरा पाषाण काल का। उस समय के व्यक्ति अभी कतई नहीं सोचना कि आजकल के चित्र से सोचना कि पेंट नहीं किया था और अच्छा नहीं बनाया। जिस समय लिखे हैं सोचो 25,500 ईस्वी पूर्व की कहानी। ये 25,500 ईस्वी पूर्व का मतलब आज से 27,000 साल पहले। अब सोचो ना, 0 से 25,500, इधर 2024 चल रहा है, इतना और 2000 साल इसमें जोड़ोगे, उतना पूर्व मानव की कल्पना करो। वो गुफा में बैठ करके अपनी कल्पनाओं से कुछ कुछ चित्र बनाया है, और वो आज भी सुरक्षित है। तो वो भीमबेटका गुफा कहां है? मध्य प्रदेश। और आपको हमने यही समझाया था कि पूछेगा अजंता, एलोरा, बाघ और भीमबेटका, सबसे प्राचीनतम कौन है? भीमबेटका। भीमबेटका गुफा कहां है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका गुफा में चित्रकारी किस काल का है? पूरा पाषाण काल का है। मनुष्य सबसे पहले अफ्रीका में, तो चित्र भी थोड़ा 2000 साल पहले अफ्रीका में मिला है। तो डेट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट के चक्कर में नहीं पड़ना। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भीमबेटका से भी पहले फ्रांस में, स्पेन में, अफ्रीका में चित्र थे। भारत में हमारा चित्र सबसे पुराना एमपी का भीमबेटका है। सबसे बाद में 20,000 ईस्वी पूर्व में ऑस्ट्रेलिया में भी गुफा चित्रकारी मिले हैं, और ये सभी इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट अब फेज हमारा आ रहा है पशुपालन और कृषि। देखिए, अब ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट समझो। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा है कि कुत्ता को पालतू बनाया। इस समय अगर हम भारत में बात करें तो क्या आपको मालूम है कि भारत में पशुपालन का साक्ष्य कहां से मिलता है? 2 जगह है, दोनों जगह आपको एकदम याद होना चाहिए। जल्दी बोलो। हाँ, बागौर और आदमगढ़, ये 2 ऐसे जगह हैं जो भारत में कुत्ता के पालतू बनाने का प्रमाण है, लेकिन बहुत बाद में। ये देखो, ये सबसे पहले अफ्रीका में 7,000 ईस्वी पूर्व में ही कुत्ता को पालतू बनाया गया था। किस लिए? सुरक्षा के लिए। तो सुरक्षा के लिए नहीं है, शिकार में मदद के लिए। इस समय कोई खेती नहीं चल रहा, क्योंकि आपको पहले भी हमने समझाया कि पशुपालन का मतलब नव पाषाण काल है कि मध्य पाषाण। मध्य पाषाण का फेज चल रहा है, इसलिए इस समय शिकार में मदद का मेन चीज चल रहा है। ये देखो, सबसे पहले खेती का जो प्रमाण है यूनान में मिलता है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य 6,000 ईस्वी पूर्व ये आपका यूनान में मिलता है। किस चीज की खेती? गेहूं और जौ। 4,000 ईस्वी पूर्व में अब अफ्रीका महादेश में पहली बार ज्वार और बाजरा की खेती का साक्ष्य मिलता है। देखिए, यही चीज पिछले दिन बोले थे, डेट इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है। अफ्रीका महादेश में पहली बार खेती की गई, गेहूं, जौ, धान, ज्वार, बाजरा। तो अफ्रीका कहेगा तो ज्वार बाजरा है, यूनान कहेगा तो गेहूं जौ है, ओवरऑल चलेगा तो गेहूं जौ है। और यही अफ्रीका महादेश में कुत्ता के बाद धीरे धीरे यहाँ गधा को पालतू बनाया गया। किस लिए? खेती में लगाने के लिए। यहाँ देखो, खेती में गधा लग चुके हैं ज्वार बाजरा के। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था मानव के द्वारा पहला धातु यही। और ये आश्चर्य की बात है कि न केवल भारत
विश्व में सबसे पहले धातु के रूप में तांबा का खोज हुआ है, हर जगह, भारत में भी पाला जाता तांबा। और तांबा का मतलब दो चीज समझाए थे, खाली नहीं समझा कि तांबा, ये फेज का नाम ताम्रपाषाण युग है। इस समय मनुष्य तांबा का भी प्रयोग कर रहा है और पत्थर का भी प्रयोग कर रहा है। और पहली बार ताम्रपाषाण को ही हम लोग दूसरा नाम कैल्कोलिथिक कहते हैं। इनको कैल्कोलिथिक कहते हैं, कई बार चॉइस में चैल्कोलिथिक भी दे दे, इंग्लिश नाम इसका इंपॉर्टेंट है। जो चैल्कोलिथिक पीरियड है वर्ल्ड में, इस समय पहली बार ग्रामीण संस्कृति का उदय। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन पूछेगा किस काल में मानव सबसे पहले अस्थायी निवास प्रारंभ किया? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानव अस्थायी बसने लगा, क्योंकि खेती की शुरुआत, अब अस्थायी बसते बसते गांव बनने में टाइम लगे, और इसलिए पहली बार ग्रामीण संस्कृति जब बोलेगा तो समझना गांव की बात हो रही है, तो कैल्कोलिथिक ताम्रपाषाण हो जाए। पहली बार शहर की बात करेगा तो कांस्य युगीन हो जाए। देखो तीनों पेज एकदम दिमाग में सेट रखेगा। पहली बार मानव का अस्थायी जीवन, नवपाषाण काल। पहली बार ग्रामीण संस्कृति, ताम्रपाषाण काल। पहली बार शहरी संस्कृति, कांस्य युगीन। अभी क्या इस समय तांबा का प्रयोग शुरू हुआ है अफ्रीका में, तो क्या शहर बन गया होगा? नहीं, ग्रामीण संस्कृति है। और यही अभी हमने समझाया था क्रिट की सभ्यता। ये क्रिट कहां का है? यूनान का एक द्वीप है। देखो अब इसमें ध्यान रखना है, यूनान का मतलब यूरोप महादेश की बात में संदर्भ चल रहा है। और क्रिट की सभ्यता ये भी बहुत पुरानी सभ्यता थी। इन लोग भी काफी भविष्यवाणी की है, ज्योतिष विद्या, ये सब इन लोग का सुनोगे तो आश्चर्य लगे। जैसे कई बच्चे को हड़प्पा सभ्यता पढ़ के बड़ा आश्चर्य घोर होता है कि उस जमाने में, उतने पुराने समय में नियोजित शहर थे, समकोण पर सड़क काट रहे थे, प्लान वे में शहर बसा हुआ था। आज हम लोग कहते हैं कि 2024 में है कोई प्लानिंग बसने का, कौन रोड कहां घूम जाएगा, जलेबिया कट हो जाएगा, कोई ठिकाना है? कुछ नहीं। गांव में एकदम जिस समय प्रवेश कर रहा है लगेगा ट्रक घुस जाएगा, और मालूम चलेगा कि बीच में कोई घर बना लिया, आप जीप वाला रास्ता हो, फिर आगे बढ़े तो बीच में और बना लिया मोटरसाइकिल का होगी। कोई प्लान अभी नहीं है, और उस समय प्लान है। सोचो कितना भयंकर चीज। उस समय सड़क के दोनों तरफ नाली है, ये इशारा किस पर है? कितना स्वच्छता के प्रति सचेत थे, ये समझो। आजकल कई गांव में नाली नहीं है, अपना घर में से पानी रोड पर निकाल दिया, तुम समझो नाली घर में रखेंगे? कोई बोलने में गया था नाली का पानी घर रहेगा, सरकार नहीं बना रहा था, हम क्या करें? मतलब उसको स्वच्छता से लेना देना नहीं। कई व्यक्ति जो सजग है गांव में स्वच्छता से लेना देना, उनको नाली नहीं भी रहेगा तो घर के आगे को गड्ढा कर लेंगे, पानी वहीं जमा करेंगे, कुछ दिनों के बाद स्वयं मेहनत करके हटाएंगे कि किसी व्यक्ति को दिक्कत समस्या ना हो। और कई सीधे बेगारी करके शुरू हो गया कि तुम समझो कैसे जाएगा। आपने दोनों वैरायटी देखा होगा। आज का 21वीं शताब्दी, और हड़प्पा तुमको कह रहा है कि सड़क के दोनों ओर नाली है, पक्के ईंट के। समझ सकते हो कितने ज्यादा वे सचेत थे इसके प्रति। और उसी तरह के सचेत अवस्था वर्ल्ड को सीखना, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा। केवल हम लोग ये देखें, क्रिट बोलेंगे तो समझ में आ गया क्रिट की सभ्यता का मतलब। क्रिट कहां की है? यूनान का एक द्वीप है क्रिट, और ये वहां की सभ्यता, तांबा का प्रयोग वहां भी उसी समय हुआ जिस समय अफ्रीका में है। हाँ कहा? क्रिट टापू है, समुद्र के बीच का द्वीप, ठीक है। तो क्रिट क्या है? एक द्वीप है यूनान का, ठीक है। तो समुद्र के बीच का एक द्वीप है। 14,000 ईस्वी पूर्व में पश्चिम एशिया में, यही पैरेलल में देखो, यहाँ पे कुत्ता पालतू बन रहा है। और इसी समय हम लोग भारत के संदर्भ में देखे, दो बात मेन आया, एक का नाम था आदमगढ़ और एक का नाम है बागोर। यहाँ पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। न केवल कुत्ता, बल्कि भारत में कुत्ता के बाद बकरी वगैरह सब पालन शुरू हो चुका है। अब यहीं पर 8,000 ईस्वी पूर्व में भेड़, बकरी, जौ, गेहूं, इस सब की खेती और पशुपालन ये देखो बढ़ चुका है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट यह है, 7,000 ईस्वी पूर्व में प्रारंभिक कृषि की बस्ती बलूचिस्तान में है। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यही हमारा है, जो जगह है मेहरगढ़। यहीं पर हम लोग का जैसे ही नवपाषाण में खेती शुरू हो, तो मेहरगढ़ में भी तुमको जान के आश्चर्य होगा, वहां भी अनाज के गोदाम मिले। उसी प्रकार जैसे हड़प्पा में गोदाम का बनना, अन्नागार जिसको कहते हैं, ये बहुत कुछ इशारा करता है। अनाज का गोदाम मिल गया मतलब क्या? मतलब उत्पादन खाने से ज्यादा है, मतलब शहर की ओर चल दिया। कोई साधारण मतलब नहीं समझना, अनाज के गोदाम मिला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि खाने से ज्यादा होगा तभी गोदाम हो। तुम जहां रह रहे हो तो हमको, तुम अपना घर केवल घुमाओगे तो इतिहास के लड़के पूछेंगे कि खेती कितना हो रहा है, खेत कितना है, कुछ नहीं। वो खाली सब रूम घुमाओ, सब देख लेगा कितना ड्राम, कितना कोठी, सब उतना समझ में आ जाए। अब जिसका सब रूम में सोने का जगह कम है और ड्रामे ज्यादा है, मतलब खेती स्वयं कर रहा है। ये तो सिंपल बात है। जो अपने खेती करेगा तो उसको बेचारा रहने का जगह होगा, ये रूम विधान से भरा रहेगा, इधर भी भर देगा, उधर भी भर देगा, पूजा रूम में भी वो कोना में बना दे। क्यों? खेती हो रहा है। जो खेती नहीं करेगा, बटैया सटैया वाला है, खाली खरीद खरीद के खाए, तो जिसके यहाँ ड्राम रहेगा भी तो कबाड़ी में बेच के सोन पापड़ी खा जाएगा। क्या टीसम इसी जगह छेके हुआ है इसको, तो उनका एक वो खाली जहां पे किचन के पास छोटा ड्राम हो। अब तुम लोग जैसे ही यहाँ आके रूम ले लिया तो ड्राम और छोटा हो गया। तो कहां ड्राम? डिब्बा है। अब बेचारा को चावल चाहिए तो गए 1 किलो दे दीजिए, 2 किलो दे दीजिए, खूब होगा तो अपना गांव से वो बोरा टांग के ले आया, बस उतने हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो तुम्हारा जिस तरह का अनाज रहेगा उसके रखने का प्रबंधन उसी तरह का हो। और उस जमाने में तुमको हम कह रहे हैं कि अन्नागार है, बहुत बड़ा इशारा समझ। अन्नागार एक इशारा है उत्पादन अधिशेष का। अधिशेष का मतलब होता है खाने से ज्यादा, और जब कभी भी खाने से ज्यादा होता है तो नगरीकरण को बढ़ावा देता है। लोग सोचने लगते हैं कि हम थोड़ा व्यापार करेंगे, बाहर रहेंगे, ये करेंगे, ये नगरीकरण की इशारा है। और यही मेहरगढ़ के बाद धीरे धीरे नगरीकरण सिस्टम शुरू हो जाएगा। इसी को देख के हड़प्पा में भी आप पढ़े हो, अन्नागार मिले, मोहनजोदड़ो में भी, हड़प्पा में भी, सब यही का इशारा है। ये प्रारंभिक कृषक बस्ती सभी सब शुरू होके, ये सब शुरू हो चुके। हाँ, मेहरगढ़ पाकिस्तान में, बलूचिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान में। अब उस समय देखो हम लोग को क्या है, हमारे बाबा के यहाँ हाथी था, बंटवारा होकर चला गया चाचा के, तो उससे क्या होगा? तुम्हारे यहाँ घूमने आएगा तो नहीं ले जाएगा, इधर जो हाथी का सिक्का ना बाबा रखते थे, चाचा यहाँ तो क्या गर्व की बात है जी। तो पाकिस्तान में भी तो हम ही में समझ गया है, तो भारत की प्राचीनतम है। अब ये बात है कि देखो बढ़ गया इसलिए उधर चला गया, भारत का, तो हम लोग भारत का बोलेंगे, नहीं कहना कि उधर चला गया, ये बात ध्यान रखना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया के संदर्भ में 5,000 ईस्वी पूर्व में, हड़प्पा से भी पहले, यहाँ देखो दक्षिण एशिया में एक नए चीज की शुरुआत हुई, वो क्या था? कपास। और तुम्हें ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट समझना है, यहाँ दक्षिण एशिया लिखा है, मतलब मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग कपास नहीं जानते, सूती वस्त्र उन लोग कपास से नहीं बनाते, और ये दक्षिण एशिया में इधर कपास शुरू है। और इसीलिए हड़प्पा सभ्यता में सूती वस्त्र के अवशेष मिले। इस कपास के कारण ही, सिंधु नदी के किनारे कपास के उत्पादन के कारण ही मेसोपोटामिया के लोग इनको सिंडेन कहते थे। सिंडेन का मतलब था सिंधु किनारे, ये कपास के कारण इनका नाम सिंडेन। तो आपसे पूछेगा किस सभ्यता में सबसे पहले कपास, तो ध्यान रखना कि इधर की ओर कपास सबसे ज्यादा, और 5,000 ईस्वी पूर्व में हड़प्पा से भी पहले कपास ऑलरेडी शुरू। तो ये देखिए, एक पूरे हम लोग इस पेज को देखें। सबसे इंपॉर्टेंट अब है, यही लेसन है, लिपि का विकास। जो हम लोग लिख रहे हैं वो लिपि, लिपि में भी कई बच्चे को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अब देखो जब हम हिंदी लिखेंगे तो हिंदी एक भाषा है, ये लिपि नहीं है। ये जो हम लिखते हैं बाएं से दाएं की दाएं से बाएं, वो लिपि है, वो लिपि है। ये जो लिपि हम लोग देख रहे हैं, इस लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं, ये देवनागरी लिपि। इसी में अगर हम कहें आई एम गोइंग, ये जो देख रहे हो ये कौन भाषा है? नालायक इंग्लिश भाषा है, और लिपि बोलेंगे रोमन।
बात समझना, लिपि और भाषा में अंतर समझोगे। लिपि का मतलब किस डिजाइन से लिखेंगे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, किस अक्षर को साथ, कितना गैपिंग, एक कहां पैराग्राफ चेंज, कहां क्या, ये लिपि। और भाषा का मतलब हम लोग जिस रूप में व्यक्त करते हैं वो भाषा। तुम कहो राम जाता है, बोलो, कोई नहीं बोलो। भाषा और लिपि, राम जाता है ये हमने लिखा है किस भाषा में, कोई नहीं बोलो। भाषा बोलो, यहां लिखा है तुमको भाषा में रोमन कर रहा है, रोमन भाषा है, लिपि है, भाषा ये है। कौन भाषा है? हिंदी। देखो लिखा हुआ ठीक से देखो बैठो, कौन भाषा है? हिंदी बोल रहा है, तुम बोलो हिंदी भाषा है। अच्छा बैठ जाइए। कितने को हिंदी भाषा लग रहा है और कितने को इंग्लिश भाषा लग रहा है? इंग्लिश भाषा। नालायक अंग्रेज के जाके बोलना राम जाता है, क्या समझेगा रे? राम जाता है ये अंग्रेजी है नहीं हिंदी है, तो ये भाषा हिंदी है, राम जाता है, लेकिन जो लिपि है ये रोमन है, क्योंकि अंग्रेजी में ऐसे लिखा है। बात समझो, भाषा और लिपि को बढ़िया से समझना, ये नहीं कि जो भी अंग्रेजी लिख दिया सब वो अंग्रेजी भाषा हो। भाषा हम किस रूप में बोल रहे हैं वो है, लिखने का तरीका अलग है। देखो ना, इसी को हिंदी भाषा रोमन लिपि लिखे, जो अभी हम पढ़ रहे थे हिंदी भाषा देवनागरी। तुम बोलो आई एम गोइंग, आई एम गोइंग कौन सा भाषा लिखा हुआ? देखो हम इधर नहीं, लिखा हुआ देखो किस भाषा में मैंने लिखा है, हिंदी भाषा में लिखा है। इतना बड़ा इंजीनियर है। अच्छा ये बताओ, गांव में कोई अनपढ़ आदमी को कहना जाके कि आई एम गोइंग क्या कहता है, क्या वो हिंदी समझ पाए? हाँ, भाषा क्या है? इंग्लिश। लिखा हुआ देख हिंदी नहीं बोलना, यही लक्षण तुमको समझा। आई एम गोइंग कौन सी भाषा? इंग्लिश भाषा। इन्हीं की हिंदी लिख दिया तो हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा है। लिपि क्या है? देवनागरी। तो पहले बताओ लिपि का मतलब क्या है, लक्षण ठीक हुआ। नहीं तो कोई लड़का जो ना लिपि भाषा समझता ही नहीं, लिख देंगे आई एम गोइंग, तो जी समझ गया अंग्रेजी में लिखा हुआ, अंग्रेजी में नहीं हिंदी में लिखा हुआ, हिंदी भाषा। हिंदी लिखने से भाषा हिंदी नहीं होगा, वो भाषा इंग्लिश है, लिपि इसके चेंज हो सकते हैं। अब देखो लिपि तुम्हें जान के गहरा असर होगा, वर्ल्ड में सबसे पहला जो लिपि रहा वो लिपि विश्व में सबसे पहले कहां पे है? मेसोपोटामिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझो, मेसोपोटामिया से पहले विश्व में कहीं लोग लिखना नहीं सीखे। क्यों लिखना सीखे? जरूर उनका व्यापार बढ़ा हो, कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा कि तुमको इतना दे दिया तो लिख ले, नहीं तो भूल जाए। दिमाग में कितना याद रहे, छोटा बहुत बिजनेस है तो चले। तुम देखा होगा कि तुम किसी को मुश्किल से एक महीना में एक आदमी को 10 रुपए कुछ उधार को दे रहा है, तो डायरी खरीदेगा नहीं, लेकिन डेली देना है तब डायरी ले आओ, कलम ले आओ, जरूरी है, क्योंकि इतना दे रहा है कि भूल जाए। वहां से लिपि का डेवलपमेंट है और लिपि इशारा करता है व्यापार। और इसीलिए ये देखो 3200 ईस्वी पूर्व में सबसे पहले लिखा हुआ कहां मिला? मेसोपोटामिया समेत। अभी हम लोग मेसोपोटामिया को बहुत डिटेल पढ़ेंगे। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा सर्वप्रथम लिपि का डेवलपमेंट मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के लोगों ने क्या लिखा सारे पढ़े जा चुके, तो इसीलिए उन लोग कितना अच्छा से पढ़ रहे थे, क्या लिख रहे थे, क्या उन लोगों का भाव था, हम लोग को पढ़ने के बाद बड़ा आश्चर्य लगे। उसी के बाद अफ्रीका में चित्रात्मक लिपि आया 3000 ईस्वी पूर्व। उसी के बाद हड़प्पा सभ्यता में भी लिपि आए, ये भी भाव चित्रात्मक थे। हड़प्पाई लिपि भी चित्रात्मक रही, लेकिन दुखद बात, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हड़प्पा की लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए। बोलो क्या लिपि में लिख दिए, अब ये चित्र में लिखा हो, अब चित्र क्या क्या कह रहा है ये तो सिर्फ बनाने वाला ही बताए। अब तुम किसी को 3 चित्र भेजोगे और वो चित्र किस लिए क्या क्या सोच के भेजा है ये तुम ही ना जानेगा। सिंपल भेजेगा तो उसको बात आदमी समझ गया, कोई बेमिया वाला चित्र भेजा था ना दुखी है, वाला भेज दिया था ना खुश है। अब तुम माथा पर 3-4 चक्कर वाला भेज दिया तो अगला कहेगा पता नहीं चक्कर क्या। कोई कुछ भेजा हो तुम उल्टा वाला फोटो भेज दिया पैर ऊपर मुड़ी नीचे, तो तुम समझो क्या भेजे। चित्रात्मक लिपि तो अगला भेजने वाला समझेगा कि हम किस भाव से उसको भेज रहे हैं। अब इसीलिए हड़प्पा की किसी भी बात को हम लोग पढ़ नहीं पाए। ये तो समझो कि उसके समान से केवल हम लोग इस पूरे को लिख, जरूरी नहीं कि इतिहास लिखने में सिर्फ पढ़ ही पाए। हमें 2 तरह का साक्ष्य मिलता है, एक साहित्यिक एक पुरातात्विक। साहित्यिक में लिखे होते हैं और पुरातात्विक में अवशेष होते हैं, दोनों मिल जाते हैं तो बहुत एक्यूरेट इतिहास लिखा जाता है। कोई एक भी लिखे मिल जाएंगे तो हो जाएगा। जैसे हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री है और आपकी इच्छा है कि किस साबुन से स्नान करते हैं, कौन सा पेस्ट से मुंह धोते, अब आप वहां गए गेट पर पूछे कि कौन साबुन लाते हैं, भगा दिया, कुछ बता ही नहीं रहा। तब आप 3 दिन 4 दिन अवलोकन किए कि मुख्यमंत्री आवास का कचरा कहां फेंकाता है। पुरातात्विक अवशेष तो रहेगा, डिब्बा तो खा नहीं जाएगा, उनका पेस्ट खत्म होने के बाद कहीं फेंका। अब आप कुछ नहीं किए, जहां अवशेष फेंकाता है वहां पर 1 महीना अवलोकन किए, जब कचरा फेंका रहा है तो अवलोकन किए और उसके बाद इधर लिखे निष्कर्ष कि फलाना क्रीम लगाते हैं और फलाना पेस्ट लगाते हैं। वो भी परेशान किया, इसे बता कौन दिया उसको? तुम कहा कि हम पुरातात्विक स्रोत पर इतिहास लिख दी। हाँ, अब क्या इस करता तुमको वही जाना। हम लोग एक कल्पना पे चल रहा है ना, हम लोग देख रहे हैं पुरातात्विक सोर्स क्या होता है, हम इस पर चल रहे हैं, बाकी क्या क्या यूज करते हैं छोड़ दो। तो अब हम लोग ये समझे पुरातात्विक सोर्स से क्या हम लोग इतिहास लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और हड़प्पा उसी पर लिखा हुआ, हड़प्पा में लिखा हुआ कुछ हम लोग नहीं पता, लिखा हुआ रहता कि हाँ ये चीज है तो उसे हम लोग जान जाते, लेकिन ये सिर्फ इस पर है। लेकिन मेसोपोटामिया में दोनों। अब देखो सबसे पहले लिपि का डेवलपमेंट मेसोपोटामिया, उसके बाद अफ्रीका, तब कहां है? हड़प्पा। उसके बाद ही तुम्हारे कृत सभ्यता के लोग 1700 ईस्वी पूर्व में लिखना पढ़ना सीखे। उस समय तक भारत में संस्कृत का डेवलपमेंट हो चुका। 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास भारत में ईरान से ही जो सभ्यता मेसोपोटामिया पर तहस नहस, देखोगे कि धीरे धीरे आगे इसका उड़ा देगा सिकंदर। सिकंदर इस पूरी सभ्यता को खा जाएगा, लेकिन वो सिकंदर बहुत लेट में खाएगा। 323 ध्यान दीजिए, 336 ईस्वी पूर्व में सिकंदर राजा बने। 326 में भारत आएगा ना, अभी राजा बना रहे हैं। तो 336 ईस्वी पूर्व में सिकंदर, तुमको बताया था 336 सिकंदर राजा, 3 दूनी 6 तो भारत भाड़ा पड़ना है, 3 दूनी 6 तो सिकंदर आ गया, 336 राजा बन गए। तो ये बात दिमाग में से रखना है। तो सिकंदर जब राजा बना है तो इस समय मेसोपोटामिया का सर्वनाश करे। उस समय मेसोपोटामिया सभ्यता से ही लोग ईरान से कुछ भारत आए और 1500 ईस्वी पूर्व में पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ये देखो रचना शुरू हो चुका है। और यही हम लोग देखें सबसे अंत में 1000 ईस्वी पूर्व में अमेरिका के लोग भी लिखना पढ़ना सीख गए। तो ये अमेरिका सबसे पीछे चल रहा है और जो दौर में फिर देखेंगे कैसे आगे हो गया, इसी को समझना है। अभी दौर में सबसे आगे कौन है? मेसोपोटामिया। उसके बाद कौन है? अफ्रीका। उसके बाद कौन है? भारत। उसके बाद कौन है? क्रेट। और तब अंतिम में कौन है? ये तो हम लोग देखिए अमेरिका। डेट से बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। अब हम लोग को ये पार्ट लिपि का हो गया, थोड़ा मेटल का देख लो। हाँ बोला जाए, हाँ मेसोपोटामिया का लिखा हुआ पढ़ा गया। क्यों? क्योंकि उनकी जो चित्रात्मक लिपि थी उसको पढ़ने में लोग सफल हो, लेकिन भारत वाले जो लिपि थी उसको पढ़ने में लोग सफल नहीं हुए। अब किस तरह का लिखा गया वो चीज पर डिपेंड करता है ना। ध्यान दीजिए। तो अब इसमें ध्यान दें, लोहा के प्रयोग के बारे में देखें। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, लोहा का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। भारत के संदर्भ में ये द्वितीय नगरीकरण है। सेकंड नगर बस गया है, पहला नगर कासा में ही हो चुका है, फिर उसके बाद वैदिक लोहा का जो प्रयोग हुआ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ, शुरुआत में लोहा का प्रयोग कृषि के लिए हुआ होगा कि लड़ाई के लिए? शुरू में लोहा लड़ाई के लिए। कितने बच्चे बोल रहा शुरू में लड़ाई के लिए हुआ होगा? अच्छा,
और कितना को कृषि के लिए लग रहा है? अच्छा चलिए, अरे शिकार के लिए, शिकार लोहा से का, तो तीर धनुष हो गया, लोहा से क्या करेगा? हाथी मारेगा। अरे युद्ध ही करना मेन इंपॉर्टेंट होगा जी। हाँ क्या बनाएगा? अच्छा तांबा के ही वनाग्र बना देंगे, वन के आगे तांबा लगा दिया, काफी छेद कर देंगे। लोहा का मेन काम क्या है? जंगल की सफाई। वो तांबा से नहीं हो सकता, तांबा के कुल्हाड़ी बना के मारेंगे नहीं हो, लोहा के कुल्हाड़ी बना के मारेंगे एकदम ठीक हो जाएगा। और लड़ाई युद्ध के मैदान में लोहा का हथियार गदा मारे जिसका उसका एक अलग साफ, तांबा मारे भी तो मालूम चला कि यही टेढ़ा हो गया, तो फिर कुश्ती शुरू कर दी। शुरू कर लड़ाई तो नहीं देखा है, रामायण पहले हुआ होगा कि महाभारत? सीन याद करो, रामायण में क्या है? वहां पे बहुत गदा नहीं, चमत्कार टाइप है, अचानक उड़ गया, अचानक इधर कर दिया, अचानक उधर कर दिया, लोहा नहीं है इसलिए उतना खेल चल रहा है। खूब है तो कुश्ती उस्ती चल रहा है, एकदम पटका पटकी चल रहा है, लेकिन अब उसमें तीर खाली चल रहा है। लेकिन महाभारत में तुम देखो टन टन बढ़ गया, एकदम लड़ा रहा है तो टन टन पूरा कस की आवाज है, तो बाद का फेज वो अपने से समझना है, बाद का फेज में टन टन थोड़ा बढ़े। और लोहा का पहला प्रयोग लड़ाई में मेन होगा कि कृषि में। तो देखो ये ध्यान रखना, शुरुआत में लोग लड़ाई के लिए ही लोहा रखे, कृषि में जिस समय आएगा बहुत बड़ा टर्निंग हो जाएगा। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक में लोहा लड़ाई क्षेत्र में ही है, कृषि काल में लोहा क्यों नहीं है? क्वेश्चन भी पूछे। तो उस समय मानव के पास ये तकनीक नहीं थी कि लोहा को गला करके मनपसंद उनका आकार दिया जा सके। ये कोई आसान काम नहीं, हथियार तो कुछ भी लगा, लोहा टेढ़ा भी है तो उठाए मारे, चोट तो ऐसे भारी चीज है ना, टेढ़ा नहीं हो। हथियार के रूप में तो कुछ तुम्हारे घर में कुछ नहीं, किसी को मारना बिल्ली है तो कुछ नहीं, लोहा किसी तरह टेढ़ा भी है तो दे दिए। लेकिन खेती में नहीं ना चलेगा, खेती के लिए धार चाहिए, खेती के लिए आकार चाहिए। इसी कारण से इस समय देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, क्वेश्चन यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछ कि बताओ इस समय उत्तर वैदिक काल में लोहा था फिर भी कृषि में क्यों नहीं था, ये क्वेश्चन दी। और वहां आंसर क्या था कि उस समय मानव के पास लोहा को भट्टी नहीं थे, ज्ञान नहीं था, कैसे गला के निश्चित आकार दे। तो बोलो बेसिक बात तो क्लियर है सबका। लोहा का कंसेप्ट पर ध्यान दो, भारत के संदर्भ में क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, 2 बार दरोगा में पूछ चुका है। भारत में सबसे पहले लोहा का प्रयोग तो आपको ध्यान रखना है वैदिक काल में प्रारंभ हुआ, लेकिन किस क्षेत्र में हुआ? लड़ाई के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में लोहा पहली बार 6ठी सदी ईस्वी पूर्व महाजनपद पीरियड में हुआ और वहां से द्वितीय नगरीकरण का जन्म हुआ। ये 600 ईस्वी पूर्व में कृषि में आया, बाकी 1000 ईस्वी पूर्व में भारत में आया। पश्चिम एशिया में 1500 ईस्वी पूर्व में सबसे पहले था, इसीलिए 1000 ईस्वी पूर्व में भारत में लोहा आ चुका है। देखिए लोहा सबसे पहले इधर शुरू, अफ्रीका में नहीं, इसलिए आपसे पूछा जाएगा लोहा का सबसे पहला प्रयोग हुआ तो पश्चिम एशिया, कब? 1500 ईस्वी पूर्व। इस समय भारत में ऋग्वैदिक है, लेकिन उस समय ऋग्वैदिक काल में हम लोग भारत लोहा से परिचित नहीं। उत्तर वैदिक 1000 ईस्वी पूर्व में आएगा और उसके लिए श्याम अयस है, 500 साल बाद भारत में लोहा आ चुका है, लेकिन किस क्षेत्र में? तो लड़ाई के क्षेत्र में। ये 1200 ईस्वी पूर्व में इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत में पहली बार लोहा का प्रयोग, आपको पिछले दिन समझाया था। लोहा का पहला प्रयोग अगर कहेगा उत्तर भारत हुआ कि दक्षिण भारत? दक्षिण भारत। उत्तर भारत में 1000 ईस्वी पूर्व है, जबकि दक्षिण भारत में 1200 ईस्वी पूर्व है। और ये एनसीईआरटी का लाइन है, और लड़के लोग को दिमाग में आएगा कि उत्तर वैदिक और ये ऊपर मार देगा, वहां आंसर दक्षिण भारत हो जाएगा। एनसीईआरटी कहता है 1200 ईस्वी पूर्व में लोहा का प्राचीनतम भारत वाले उपयोग दक्षिण भारत में पहले की, 1000 ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत की, 600 ईस्वी पूर्व में पहली बार खेती में यूज हुआ। ये तीनों लाइन एकदम क्लियर चाहिए, बाकी इसमें कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, कोई डेट बहुत रखने की आपको आवश्यकता है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग सुनेंगे कैसे कैसे नगर बना। दरोगा वाला एग्जाम में कारथेज युद्ध के बारे में क्वेश्चन 2-3 बार आया, वहां से तुमको जब दरोगा का क्वेश्चन लाएंगे तो पता चलेगा कि जा इधर वाला से भी पूछता है और ये क्वेश्चन सबसे नहीं बनता है। तो अभी इस नगर को छोड़ दें, अभी जस्ट अब सबका ध्यान बोर्ड पे आए। सबसे इंपॉर्टेंट हम चाहते हैं सब बच्चे मेसोपोटामिया की सभ्यता को खूब बढ़िया से समझो। देखिए ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के लिए आपको सबसे पहले समझना है कि हमारा देश कौन है? भारत। ये सऊदी अरब, ये जो देख रहे हो इसी का नाम क्या है? फारस की खाड़ी। ये फारस की खाड़ी है, इस खाड़ी के पास 2 नदियां आकर मिलती है, एक नदी का नाम है दजला और एक नदी का नाम है फरात। बहुत बढ़िया से सुनेगा, दिमाग में एकदम धीरे धीरे बैठाते चलो, सब सेट हो जाए। एक नदी है दजला और एक है फरात, ये सऊदी अरब है, ये फारस की खाड़ी, इसी के पास आके मिलते। इस समय यहाँ पे बहुत अच्छा ये स्टेप है कि इस जगह पे बहुत उपजाऊ घास के मैदान है जिनको स्टेपीज कहते हैं। इनके लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज है कि उत्तर की ओर स्टेपीज घास के मैदान। अगर इनके पूर्व बात करें तो इनमें कई पर्वत पठार इनको मिलते हैं। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कई मरुस्थलीय क्षेत्र भी, आपको याद होगा कि यहाँ अरब का मरुस्थल और कई रेगिस्तान का बेल्ट। लेकिन फिर भी इन नदी के बीच का जो इलाका है रेगिस्तानी बेल्ट के कारण कई ब्रांचेज में जस्ट बट करके तब नीचे जाता है, और ब्रांचेज में बटने से नदी उनके लिए जस्ट लाइक नहर जैसा काम कर रहा है। नदी ब्रांच में कई बट गया तो जस्ट लाइक नहर, तो समझो उस समय उनके लिए नेचुरल नहर जैसा बन गया। और ये जो इलाका देख रहे हो, बहुत ही अब इंपॉर्टेंट बात जो समझा रहे हो सुनो। सबसे पहले ये जो निचला बेल्ट आपने देखा, यहाँ पर पहला एक टाउनशिप डेवलप किया जिसका नाम था सुमेर, और पहली भाषा भी अगर कहा जाए पूरे सिस्टम में तो सुमेरी भाषा। बात समझना, सबसे पहला भाषा भी हम कहेंगे, अभी हमने सीधा लिपि में बात किया और सिंपल निकाल दिया कि पहली बार लिपि मेसोपोटामिया के लोगों ने यूज की। मेसोपोटामिया क्या है वहीं से कहानी शुरू कर रहे हैं। उसमें सबसे पहली जो लिपि थी सुमेरी लिपि। सुमेर से ऊपर की ओर जब चलोगे तो ये जो क्षेत्र देख रहे हो पूरा, इस क्षेत्र में जो देख रहे हो इसी पे इसका नाम है बेबीलोन की सभ्यता। देखो एक बात ध्यान रखना, कैसे भारत में तुम पढ़ा था कि यहाँ पे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, यहाँ लोथल, यहाँ चानूदड़ो, याद है सबको? उसी प्रकार से हम लोगों को यहाँ समझना। ये जो देख रहे हो सबसे दक्षिण में बोलो कौन है? सुमेर। उसके ऊपर में कौन है? बेबीलोन। बेबीलोन को ही अक्कदियन जो है सभ्यता कहते हैं, इसी का नाम अक्कद के शासक सरगोन का नाम अभी आपने सुना था। ये जो देख रहे हो ये अक्कद यहीं पर, इससे भी ऊपर चलेंगे तो ये यहाँ पे है, और यहीं से एक देखोगे एक लिपि है जिसका नाम होगा अरामाइक लिपि, और ये तुम पढ़ोगे अरामाइक लिपि का प्रयोग भारत में भी होगा। देखो अशोक जब पढ़ोगे तो अरामाइक लिपि आएगा, तो इनकी लिपि अलग है। सबसे पहले लिपि कौन है? सुमेरी, उसके बाद अकदी लिपि आए, और उसके बाद अरामाइक लिपि आए। धीरे धीरे अरामाइक लिपि ईरान की लिपि हो जाएगी, जो जस्ट लाइक जो देख रहे हो दाएं से बाएं जिसको कहते, यही अरामाइक लिपि जो देखते हो दाएं से बाएं लिखे जाते हैं जैसे उर्दू लिखते हैं। अभी आपके अंदर लक्षण क्या है? कुछ भी बोलते हैं तो पेज में ऑटोमेटिक एकदम सेट है, यहाँ से हाथ उठा के फिर यहाँ से फिर हाथ उठा के फिर यहाँ से। कभी ऐसा करता है कि यहाँ है तो हाथ काले उठाएंगे, यहीं से चलते, ऐसा नहीं करता। हड़प्पा सभ्यता में ऐसा ही था, यहाँ से यहाँ तो फिर हाथ क्यों उठाएंगे, फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से, और इसीलिए हड़प्पा की लिपि को कहा गया गोमूत्र लिपि, गोमूत्र समान चल। इसी का स्पेशल नाम दिया गया बुस्ट्रोफेदन लिपि। बुस्ट्रोफेदन लिपि है, इसी को कहा गया कि सर्पिला लिपि, सब एक ही लिपि। इधर जो तुम अभी सुनोगे उसकी लिपि अभी हमने समझाया, वो लिपि जो हम लोग देखेंगे दाएं से बाएं, वो यहाँ की शुरुआत है, फिर धीरे धीरे इधर एंट्री मारेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, ये जो तीनों देख रहे हो ये तीनों को संयुक्त रूप से मेसोपोटामिया कहते हैं। बात समझना, तो कई लड़का मेसोपोटामिया लिपि पूरा किताब पढ़ोगे खाली नींद आएगा, कुछ नहीं समझोगे अगर बेसिक नहीं है।
क्योंकि मेसोपोटामिया का मतलब लड़का समझ रहा है कि कोई जगह है और वही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं। मेसोपोटामिया एक पूरे जगह का नाम है। हम लोग अभी देखें मेसोपोटामिया का मतलब क्या है। मेसोपोटामिया दो शब्द से बना है, एक का नाम क्या है मेसो और एक का नाम है पोटामिया। मेसो और पोटामिया, तो मेसोपोटामिया, मेसो मींस क्या होता है बीच में, मेसो माने बीच में और पोटामिया माने नदी, नदी के बीच में जो भी सभ्यताएं डेवलप थी वो मेसोपोटामिया सभ्यता कहलाया। तो आखिर कौन नदी, दजला और फरात। ये जो तुम देख रहा है सब दजला और फरात की ही कहानी चल। और इसमें सबसे दक्षिण में कौन था, सुमेर, और सबसे पहले भी कौन था, सुमेर। सुमेर पर लोग बहुत एक्टिव हुए। हड़प्पा में तो कोई खोज नहीं किया, खाली बेगारी किया, हल्का उत्खनन किया, कुछ मिला हो गया, छोड़ दिया। बढ़िया से खनता तो हड़प्पा पर भी बहुत कुछ होता। जैसे ही लोग सुमेर पर मेहनत किया, 400 साल तक लगातार रिसर्च जारी रहा। हमेशा उत्खनन सबसे लंबा सुमेर का हुआ, कारण बाइबिल में चर्चा सुमेर का है। बाइबिल तो ईसा मसीह का सिस्टम है, तो समझो कि लगभग 1-2 ईस्वी की बात है। ये सब अभी तुम बहुत ईस्वी पूर्व की बात चल रहे हो, 3000 ईस्वी पूर्व की कहानी चल। तो उसमें बाइबिल में लिखा है कि वहां पे बहुत बड़ा इस स्वर्ग के लोग के लिए एकदम आराम से देवता के लिए मंदिर है, फलाना है। और लोग बाइबिल की जो लाइन पढ़ते थे तो उनको लगता था कि जगह कहीं होगा, सब डर चुका था, कोई नहीं जानता था हड़प्पा जैसा कि पुराना। लेकिन लोग जब पढ़े तब उस पर रिसर्च की और इराक और ईरान के इन जगहों पर जब खोज किए तो दंग रह गए। जैसे बाइबिल कहा था सेम उसी प्रकार का सिस्टम मिला। तुमको जान के दोहरा असर होगा, एक एक करके अब पढ़ोगे तो पढ़ने में मन लगेगा, क्योंकि जब हम मेसोपोटामिया बोलेंगे तो आपके दिमाग में तीनों चले। भारत वाला बात नहीं है, भारत में क्या था, ये सभी सब पढ़े और सब अपने में दोस्त थे, ये लोग अपने में फरियाएगा क्योंकि सब अलग अलग राजा है। इंडिया जैसा नहीं समझना कि हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, चानोदरो था, लोथल था, तो सब मिला जुला के एक। यहाँ इसका राजा अलग है, इसका राजा अलग है, इसका राजा अलग है, इनके रहन सहन ढंग अलग है, इनके अलग है, और सब कब किस पर हमला करेगा कोई ठिकाना नहीं है। उसी समय भारत भी है, तो ये अपना दोस्ती भिड़ाए हुए है, बिजनेस कंटिन्यू। देखिए कितना हाई फाई सिस्टम चल रहा है। उस समय पैरेलल में इंडिया भी चल रहा है और दोनों में गहरी दोस्ती है। इनके मोहर इनके पास मिल रहा है और इनके मोहर इनके पास मिल रहा है, तो सोचिए कितना बढ़िया बिजनेस एकदम चल रहा होगा सिस्टम। और उसी चीज को समझना है। थोड़ा हल्का सोचो, बेबीलोन जब पढ़ाएंगे तो बेबीलोन का छठा राजा ही खाएगा, और इस छठा राजा का नाम था हम्मुराबी। हम्मुराबी एक राजा का नाम है, कैसा नंबर का राजा, छठा। कहां का राजा, बेबीलोन। बेबीलोन का छठा राजा जब हम्मुराबी बना तो वो क्या किया, कहा कि भगवान के सामने हम, राजा मतलब भगवान का ही रिप्रेजेंटेटिव है, और हम एकदम कानून बनाएंगे कैसे देश चलेगा, हमारा क्षेत्र कैसे चलेगा। देखो हड़प्पा वाले क्या किया हम लोग नहीं जानते, लेकिन उस समय सोचो बेबीलोन के छठे राजा हम्मुराबी ने एक विधान संहिता बनाया, और बाद में हम लोगों को मिला, लेके भाग गया पेरिस, फ्रांस, कहा कि मेरे यहाँ रहेगा। उस समय उत्खनन में मिला, चल दिया, लेकिन उसी का अधिकार। अब सोचिए अभी हम्मुराबी वाला 8 फीट के काला पत्थर पर खोद खोद के एक एक करके नियम कानून लिखा हुआ है कि कब क्या करना है, कानून में क्या क्या है, व्यापारी कैसे करेगा, सूद पर लेन देन करेगा कि नहीं, नौकर के साथ क्या बर्ताव होगा, मालिक के लिए नियम, आंख कोई फोड़ दिया तब नियम, कोई हाथ तो कान काट दिया तब नियम, क्या करना है, पूरा नियम खोद के 8 फीट काला पत्थर में लिखा हुआ है। और सबसे ऊपर भगवान बैठे हैं और बगल में पैरेलल हम्मुराबी अपने हैं कि देखिए भगवान से मिलकर नियम बनाए। और उस समय का नियम जब सुनोगे तो तुमको आश्चर्य होगा। हम्मुराबी की कानून संहिता क्या है, बेबीलोन में कानून है आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक। इतना बेजोड़ कानून है। इस समय हम्मुराबी कहता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारता है तो व्यक्ति को नहीं मारा है, सीधा राज्य वर्सेस व्यक्ति केस चले, व्यक्ति को नहीं मारा, राज्य है, तुम हमारा अपमान किया इसलिए वो तो गया, छोड़ दो, अब हम और तुम पार्टी। और यहाँ जो लिखा हुआ है भगवान बोल रहा है इधर आओ, वो तुम मार दिया तुम भी मारे, तुमने किसी का एक आंख फोड़ दिया, ये कानून कहता है, भगवान कहता है कि कुछ नहीं करना, जेल उठा के ले डालोगे, खाएगा फिर, बुलाओ उसको, एक बार उसका भी फोड़ दो, भेज दो, जाओ कर दो। देखिए कितना बेजोड़ कानून। हाथ फोड़ा है तो हाथ फोड़ दो, कान काटा है तो कान काट दो, नाक काटा है नाक काटो, हाथ तोड़ दिया है सर ठीक है, पकड़ के इसका भी तोड़ दो, जाओ निकाल। देखिए कितना बेजोड़ कानून है। तो हम लोग इस कानून को सुनेगा पहले आपके लिए, हम धीरे धीरे इसमें सारे सिस्टम को बड़ा किए, पूरे मानचित्र है, और एक एक करके जब तुमको दिखाएंगे बड़ा तुम्हें आश्चर्य लगेगा। यही देखिए हम्मुराबी है, ये भगवान के पास एक और है कि इनसे हम भेंट किए हैं और कानून लिखवाए, तो ऊपरी सीन है, पूरे सीन को भी दिखवाते हैं। तो पत्थर में खोद खोद के 8 फीट के पत्थर में पूरा कानून लिखवा के रखे हुए हैं। ये ऊपर नजर आ रहा है आपको, ये ऊपर का सीन अलग दिखा है, इसमें पूरे खोद के नियम है। हाँ आपको अभी कुछ नहीं लग रहा, लेकिन चित्रात्मक लिपि खोद खोद करके उसमें लिखे गए, कुछ कुछ गड्ढे दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें सब लिखे हुए। और ये आपको जो हम्मुराबी की विधान संहिता, कैसा शहर, अब इसीलिए पढ़ने में आपको मन लगेगा, क्योंकि अब आपको धीरे धीरे बेबीलोन बोलेंगे, उसके जगह बोलेंगे, तो क्या मैपिंग क्लियर हो रहा है सबका ना। अब इसमें डिटेल शुरू होगा, तब पढ़ने में आपको सही लगेगा। क्वेश्चन पूछेंगे, जल्दी बोलो। ए आपको है मेसोपोटामिया सभ्यता में सबसे ऊपरी शहर थे, चॉइस ए। अब इसमें दे दिया है बेबीलोन, बी सुमेर, सी अर्मेनिया। एकदम फुल टावर भर रहा है ना आपका। अब पढ़ने में हमको मजा लाना है, क्योंकि अब समस्या नहीं है, क्योंकि अब सुन लो, अगले दिन तीनों कंटिन्यू करेंगे और सुनने में भी मन लगे, क्योंकि अब हम लोग को जहां चाहिए ट्रैक पर ले आए। अब एमसीएम सुन लीजिए, अब आपको पढ़ने में मन लगेगा, क्योंकि सबसे बोरिंग वाला लेसन था। अब तो खत्म करके ही मॉडर्न पे लगेगा, 10 दिन मान के चलिए चलेगा ही लेसन, चलाने दीजिए बढ़िया से, मिजाज से हमको पढ़ाने दीजिए, कहीं कोई कमी ना रहे। जल्दी जल्दी बोलोगे खत्म खत्म, तो उसमें फिर हमारा ही मन नहीं भरेगा, तो फिर तुमको क्या लगे। हमको लगे कि नहीं पढ़ाया एकदम मिजाज से, खत्म के लिए नहीं, सिखाने के लिए पढ़ा दिया। ऑफर में कहीं बढ़ गया तो जस्ट लाइक नहर हो, तो समझो कि उस समय उनके लिए नेचुरल नहर जैसा बन गया। और ये जो इलाका देख रहे हो, बहुत ही अब इंपॉर्टेंट बात जो समझा रहे हो सुनो। सबसे पहले ये जो निचला बेल्ट आपने देखा, यहाँ पर पहला एक टाउनशिप डेवलप किया जिसका नाम था सुमेर। और पहली भाषा भी अगर कहा जाए पूरे सिस्टम में तो सुमेरी भाषा, बात समझना। सबसे पहला भाषा भी हम कहेंगे, अभी हमने सीधा लिपि में बात किया और सिंपल निकाल दिया कि पहली बार लिपि मेसोपोटामिया के लोगों ने यूज की। मेसोपोटामिया क्या है, वहीं से कहानी शुरू कर रहे हैं। उसमें सबसे पहली जो लिपि थी वो सुमेरी लिपि थी। सुमेर से ऊपर की ओर जब चलोगे तो ये जो क्षेत्र देख रहे हो पूरा, इस क्षेत्र में जो देख रहे हो, इसी पे इसका नाम है बेबीलोन की सभ्यता। देखो एक बात ध्यान रखना, कैसे भारत में तुम पढ़ा था कि यहाँ पे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, यहाँ लोथल, यहाँ चानमुंडो, याद है सबको, उसी प्रकार से हम लोगों को यहाँ समझना। ये जो देख रहे हो सबसे दक्षिण में बोलो कौन है, सुमेर, उसके ऊपर में कौन है, बेबीलोन। बेबीलोन को ही अक्कदियन जो है सभ्यता कहते हैं। इसी का नाम, अक्कद के शासक सरगोन का नाम अभी आपने सुना था। ये जो देख रहे हो ये अक्कद यहीं पर, इससे भी ऊपर चलेंगे तो ये अर्मेनियन यहाँ पे है। और यहीं से एक देखोगे एक लिपि है जिसका नाम होगा अरामाइक लिपि, और ये तुम पढ़ोगे अरामाइक लिपि का प्रयोग भारत में भी होगा। देखो अशोक जब पढ़ोगे तो अरामाइक लिपि आएगा, तो इनकी लिपि अलग है। सबसे पहले लिपि कौन है, सुमेरी, उसके बाद अकदी लिपि आएगी, और उसके बाद अरामाइक लिपि आएगी। धीरे धीरे अरामाइक लिपि ईरान की लिपि हो जाएगी, जो जस्ट लाइक जो देख रहे हो दाएं से बाएं जिसको
यही अरामाइक लिपि जो देखते हो दाएं से बाएं लिखे जाते हैं जैसे उर्दू लिखते हैं। अभी आपके अंदर लक्षण क्या है, कुछ भी बोलते हैं तो पेज में ऑटोमेटिक एकदम सेट है, यहाँ से यहाँ हाथ उठा के फिर यहाँ से यहाँ, फिर हाथ उठा के फिर यहाँ से यहाँ। कभी ऐसा करता है कि यहाँ है तो हाथ पहले उठाएंगे, यहीं से ही चलते, ऐसा नहीं करता। हड़प्पा सभ्यता में ऐसा ही था, यहाँ से यहाँ तो फिर हाथ क्यों उठाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। और इसीलिए हड़प्पा की लिपि को कहा गया गोमूत्र लिपि, गोमूत्र समान चल। इसी का स्पेशल नाम दिया गया बुस्ट्रोफेदन लिपि, बुस्ट्रोफेदन लिपि है। इसी को कहा गया कि सर्पिला लिपि, सब एक ही लिपि। इधर जो तुम अभी सुनोगे उसकी लिपि अभी हमने समझाया, वो लिपि जो हम लोग देखेंगे दाएं से बाएं, वो यहाँ की शुरुआत है, फिर धीरे धीरे इधर एंट्री मारेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, ये जो तीनों देख रहे हो, ये तीनों को संयुक्त रूप से मेसोपोटामिया कहते हैं। बात समझ में तो कई लड़का मेसोपोटामिया लिपि पूरा किताब पढ़ोगे खाली नींद आएगा, कुछ नहीं समझोगे अगर बेसिक नहीं है। क्योंकि मेसोपोटामिया का मतलब लड़का समझ रहा है कि कोई जगह है और वही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं। मेसोपोटामिया एक पूरे जगह का नाम है। हम लोग अभी देखें मेसोपोटामिया का मतलब क्या है। मेसोपोटामिया दो शब्द से बना है, एक का नाम क्या है मेसो और एक का नाम है पोटामिया। मेसो और पोटामिया, तो मेसोपोटामिया, मेसो मींस क्या होता है, बीच में, मेसो माने बीच में और पोटामिया माने नदी। नदी के बीच में जो भी सभ्यताएं डेवलप थी वो मेसोपोटामिया सभ्यता कहलाया। तो आखिर कौन नदी, दजला और फरात। ये जो तुम देख रहा है सब दजला और फरात की ही कहानी चल। और इसमें सबसे दक्षिण में कौन था, सुमेर। और सबसे पहले भी कौन था, सुमेर। सुमेर पर लोग बहुत एक्टिव हुए। हड़प्पा में तो कोई खोज नहीं किया, खाली बिगाड़ी किया, हल्का उत्खनन किया, कुछ मिला हो गया, छोड़। बढ़िया से खनता तो हड़प्पा पर भी बहुत कुछ होता। जैसे ही लोग सुमेर पर मेहनत किया, 400 साल तक लगातार रिसर्च जारी रहा, हमेशा उत्खनन सबसे लंबा सुमेर का हुआ। कारण बाइबिल में चर्चा सुमेर का है। बाइबिल तो ईसा मसीह का सिस्टम है, तो समझो कि लगभग 1-2 ईस्वी की बात है। ये सब अभी तुम बहुत ईस्वी पूर्व की बात चल रहे हो, 3000 ईस्वी पूर्व की कहानी चल। तो उसमें बाइबिल में लिखा है कि वहां पे बहुत बड़ा इस स्वर्ग लोक के लिए एकदम आराम से देवता के लिए मंदिर है, फलाना है। और लोग बाइबिल की जो लाइन पढ़ते थे तो उनको लगता था कि जगह कहीं होगा, सब डर चुका था, कोई नहीं जानता था हड़प्पा जैसा कि पुराना। लेकिन उन लोग जब पढ़े तब उस पर रिसर्च की और इराक और ईरान के इन जगहों पर जब खोज किए तो दंग रह गए। जैसे बाइबिल कहा था सेम उसी प्रकार का सिस्टम मिल। तुमको जान के गहरा सर्च होगा, एक एक करके अब पढ़ोगे तो पढ़ने में मन लगेगा। क्योंकि जब हम मेसोपोटामिया बोलेंगे तो आपके दिमाग में तीनों चले। भारत वाला बात नहीं है, भारत में क्या था, ये सभी सब पढ़े और सब अपने में दोस्त थे, ये लोग अपने में फरी आएगा क्योंकि सब अलग अलग राजा है। इंडिया जैसा नहीं समझना कि हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, चानोदरो था, लोथल था, तो सब मिला जुला के एक। यहाँ इसका राजा अलग है, इसका राजा अलग है, इसका राजा अलग है, इनके रहन सहन ढंग अलग है, इनके अलग है, और सब कब किस पर हमला करेगा कोई ठिकाना नहीं है। उसी समय भारत भी है, तो ये अपना दोस्ती भिड़ाए हुए है, बिजनेस कंटिन्यू। देखिए कितना हाई फाई सिस्टम चल रहा है। उस समय पैरेलल में इंडिया भी चल रहा है और दोनों में गहरी दोस्ती है। इनके मोहर इनके पास मिल रहा है और इनके मोहर इनके पास मिल रहा है। तो सोचिए कितना बढ़िया बिजनेस एकदम चल रहा होगा सिस्टम। और उसी चीज को समझना है। थोड़ा हल्का सोचो, बेबीलोन जब पढ़ाएंगे तो बेबीलोन का छठा राजा ही खाएगा, और ये छठा राजा का नाम था हम्मुराबी। हम्मुराबी एक राजा का नाम है, क्या नंबर का राजा, छठा। कहां का राजा, बेबीलोन। बेबीलोन का छठा राजा जब हम्मुराबी बना तो वो क्या किया, कहा कि भगवान के सामने हम, राजा मतलब भगवान का ही रिप्रेजेंटेटिव है, और हम एकदम कानून बनाएंगे कैसे देश चलेगा, हमारा क्षेत्र कैसे चलेगा। देखो हड़प्पा वाले क्या किया हम लोग नहीं जानते, लेकिन उस समय सोचो बेबीलोन के छठे राजा हम्मुराबी ने एक विधान संहिता बनाया और बाद में हम लोगों को मिला, लेके भाग गया पेरिस, फ्रांस। कहा कि मेरे यहाँ रहेगा, उस समय उत्खनन में मिला, चल दिया, लेके उसी का अधिकार। अब सोचिए अभी हम्मुराबी वाला 8 फीट के काला पत्थर पर खोद खोद के एक एक करके नियम कानून लिखा हुआ है कि कब क्या करना है, कानून में क्या क्या है, व्यापारी कैसे करेगा, सूद पर लेन देन करेगा कि नहीं, नौकर के साथ क्या बर्ताव होगा, मालिक के लिए नियम, आंख कोई फोड़ दिया तब नियम, कोई हाथ तो कान काट दिया तब नियम, क्या करना है, पूरा नियम खोद के 8 फीट काला पत्थर में लिखा हुआ है। और सबसे ऊपर भगवान बैठे हैं और बगल में पैरेलल हम्मुराबी अपने हैं कि देखिए भगवान से मिलकर नियम बनाए। और उस समय का नियम जब सुनोगे तो तुमको आश्चर्य होगा। हम्मुराबी की कानून संहिता क्या है, बेबीलोन में कानून है आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक। इतना बेजोड़ कानून है। इस समय हम्मुराबी कहता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारता है तो व्यक्ति को नहीं मारा है, सीधा राज्य वर्सेस व्यक्ति केस चले। व्यक्ति को नहीं मारा, राज्य है, तुम हमारा अपमान किया इसलिए वो तो गया, छोड़ दो, अब हम और तुम पार्टी। और यहाँ जो लिखा हुआ है भगवान बोल रहा है इधर आओ, वो तुम मार दिया तुम भी मरे, तुमने किसी का एक आंख फोड़ दिया, ये कानून कहता है, भगवान कहता है कि कुछ नहीं करना, जेल उठा के डालोगे, खाएगा फिर, बुलाओ उसको, एक आंख उसका भी फोड़ दो, भेज दो, जाओ कर। देखिए कितना बेजोड़ कानून। आंख फोड़ा है तो हाथ फोड़ दो, कान काटा है तो कान काट दो, नाक काटा है नाक काटो, हाथ तोड़ दिया सर ठीक है, पकड़ के सभी तोड़ दो, जाओ निकाल। देखिए कितना बेजोड़ कानून है। तो हम लोग इस कानून को सुनेगा पहले आपके लिए, हम धीरे धीरे इसमें सारे सिस्टम को बड़ा किए, पूरे मानचित्र है, और एक एक करके जब तुमको दिखाएंगे बड़ा तुम्हें आश्चर्य लगेगा। यही देखिए हम्मुराबी है, ये भगवान के पास एक और है कि इनसे हम भेंट किए हैं और कानून लिखवाए। तो ऊपरी सीन है, पूरे सीन को भी दिखाते हैं। तो पत्थर में खोद खोद के 8 फीट के पत्थर में पूरा कानून लिखवा के रखे हुए हैं। ये ऊपर नजर आ रहा है आपको, ऊपर का सीन अलग दिखा है, इसमें पूरे खोद के नियम है। हाँ आपको अभी कुछ नहीं लग रहा, लेकिन चित्रात्मक लिपि खोद खोद करके उसमें लिखे गए, कुछ कुछ गड्ढे दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें सब लिखे हुए। और ये आपको जो हम्मुराबी की विधान संहिता, कैसा शहर, अब इसीलिए पढ़ने में आपको मन लगेगा क्योंकि अब आपको धीरे धीरे बेबीलोन बोलेंगे, उसके जगह बोलेंगे, तो क्या मैपिंग क्लियर हो रहा है सबका ना। अब इसमें डिटेल शुरू होगा, तब पढ़ने में आपको सही लगेगा। क्वेश्चन पूछेंगे, जल्दी बोलो। ए आपको है मेसोपोटामिया सभ्यता में सबसे ऊपरी शहर थे, चॉइस ए। अब इसमें दे दिया है बेबीलोन, बी सुमेर, सी अर्मेनिया। एकदम फुल टावर भर रहा है ना आपका। अब पढ़ने में हमको मजा लाना है क्योंकि अब समस्या नहीं है, क्योंकि अब सुन लो, अगले दिन तीनों कंटिन्यू करेंगे और सुनने में भी मन लगे, क्योंकि अब हम लोग को जहां चाहिए ट्रैक पर ले आए। अब एमसीएम सुन लीजिए, अब आपको पढ़ने में मन लगेगा क्योंकि सबसे बोरिंग वाला लेसन था। अब तो खत्म करके मॉडर्न पे लगेगा, 10 दिन मान के चलिए चलेगा ये लेसन, चलाने दीजिए बढ़िया से, मिजाज से हमको पढ़ाने दीजिए, कहीं कोई कमी ना रहे। जल्दी जल्दी बोलोगे खत्म खत्म, तो उसमें फिर हमारा ही मन नहीं भरेगा, तो फिर तुमको क्या लगे, हमको लगे कि नहीं पढ़ाया एकदम मिजाज से, खत्म के लिए नहीं, सिखाने के लिए पढ़ा दिया। ऑफर वगैरह सब होली में आएगा, तो इंतजार करो, आ जाएगा। करंट अफेयर यूट्यूब पर देखते हैं, उसको प्रयास करते हैं। एक दिन तो लगाया था, शेड्यूल दस्ता में छूट गया। माया सभ्यता के बताएंगे, अगले दिन आएगा माया सभ्यता भी।